जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने साइंस की एक सीरीज़ चालू किया था जिसमें हमारे 3 वीडियो हो चुके हैं। और उसमें हमने सबसे पहले कोशिका के बारे में देखा था, कोशिका के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में देखा था। ठीक है, ये है हमारा पाचन तंत्र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा, पिछले वाले वीडियो नहीं देखे, वो जाकर ज़रूर देख ले ताकि चीज़ें आपको कंटिन्यू समझ में आती रहेगी। ठीक है, करते हैं पढ़ना स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, मानव बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, मानव बॉडी का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, लेकिन हमारे अंदर वाले भाग में कौन कौन से अंग, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कहाँ पर किसकी स्थिति कहाँ पर होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमने मानव कंकाल तंत्र पढ़ा था। मानव कंकाल तंत्र में हमने 206 हड्डियों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है हमारा पूरा बॉडी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं अभी, मानव बॉडी के बारे में। एक मिनट, चलिए देखते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हमारे ऑर्गन कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम हड्डियों के बारे में बात किए थे कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। तो हड्डियों की संख्या कितनी देखी थी हमने? 206 होती है। कितनी होती है? 206। कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, 206 हड्डी के बारे में हम देखेंगे। तो 206 हड्डी में से हमने हमने हेड के बारे में देखा था, सिर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हाइडी बोन को मिला दो, कौन सी? हाइड बोन को मिला दो, तो ये टोटल सिर में हमारे यहाँ कितनी हड्डी हो जाती है? 29 हड्डी हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने बोन मेरो के बारे में देखा था। ये वाला भाग जो है ये बोन मेरो का होता है। कौन सा? ये पीछे वाला भाग जो है, ये सीधा पीछे वाला भाग यहाँ तक, ये कौन सा होता है? बोन मेरो होता है। कौन सा होता है? बोन मेरो होता है। ठीक है, तो बोन मेरो के बारे में देखा था हमने। उसके बाद ये जो सामने जो हड्डियाँ दिख रही है, कौन सी? ये वाली। 1 मिनट में बताता हूँ आपको। ये वाली हड्डी, एक तो ये और दूसरी ये वाली, इसे कहा जाता है क्लेविकल बोन। क्या कहा जाता है? क्लेविकल बोन। ठीक है, ये वाली और ये वाली हड्डी। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा था। हाथ की हड्डी रेडियस है ना, सॉरी ह्यूमरस है। ये कौन सी है? ह्यूमरस है। यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं हाथ में, रेडियस और अल्ना। ठीक है, ये कार्पल होता है। हथेली को मेटाकार्पल कहा था और उंगलियों को हमने क्या कहा था? फ्लेंजिस कहा था। ठीक है, और ये इस प्रकार से ये पसलियाँ होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या है? ये पूरी पसलियाँ होती है। ये कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, हाथ के बारे में हमने बात कर ली। ये वाली हड्डी की हमने बात करी थी, ये वाली पैर में पाई जाती है, जांघ में। ये फीमर होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। ठीक है, तो इस प्रकार के ये हमारे ऑर्गन्स है, इनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। जो बच्चा कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो हमारे ऑर्गन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। डन, तो बढ़ते हैं आगे। अगले ऑर्गन्स के बारे में अपन देखेंगे। मानव शरीर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ये स्ट्रक्चर होता है। क्या है ये? लंग्स है। ये क्या है? ये फेफड़े हैं। ये इस प्रकार से, ये दोनों तरफ से। ये छाती वाले मतलब वक्सी गुहा में पाए जाते हैं। छाती जो होती है ना, यहाँ पर छाती में पाए जाते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये 2 किडनी है, ये आमने सामने। ये किडनी यहाँ पर होती है।
कमर से थोड़ा सा ऊपर और चेस्ट से थोड़ा सा नीचे वाले भाग में ये किडनी, और किडनी से रक्त छनकर ये यूरेथ्रा में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? यूरेथ्रा में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमारा जो आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो ये है हमारा अमाशय, ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये होता है अमाशय। ठीक है, थैलीनुमा संरचना जो दिख रही होगी ये होती है अमाशय की। ठीक है, और अमाशय के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप जाकर देखेंगे तो उसके जस्ट ऊपर क्या है? ये है हार्ट, हृदय। ठीक है, जो हमेशा धड़कता रहता है। ओके, तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि हार्ट कैसे पंप करता है। ये 2-4 भागों में बटा होता है लगभग, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी बनती है। ठीक है, ये इस प्रकार से 4 भागों में बटता है। ये आरिकल, ये वेंट्रिकल, ये नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल का इन्हें कहा जाता है, वेंट्रिकल कहा जाता है, और इन्हें ऑरिकल कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को। ठीक है, तो ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाले को कहा जाता है नीलय। क्या कहा जाता है? नीलय। तो इसके बारे में भी जब हम ब्लड के बारे में आगे पढ़ेंगे तो इसको मैं व्यवस्थित पूरा विस्तृत तरीके से पूरी चीज़ें खोल के बताऊंगा कि शुद्ध रक्त कहाँ आता है, अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, दाएं आलिंद में क्या होता है, दाएं नीलय में क्या होता है, बायां आलिंद में क्या होता है, बायां नीलय में ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, डाइकस्पिड वाल्व क्या है, वो सारी चीज़ें इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ये चीज़ें और बाद में अपन कभी एक आध लेक्चर ऐसा रहा है तो पूरे इस बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपको व्यवस्थित तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एक मिनट, डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या? ऐसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं या उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहेंगे। पाचन तंत्र में होता क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ जो होता है उसे सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करता है, मतलब इसको तोड़ने का काम करता है। हम खाना खाते हैं, खाना खा के बड़े बड़े टुकड़े निकल जाते हैं, तो उन टुकड़ों को महीन रूप से तोड़ने का काम जो करता है वही क्या कहलाएगा? वो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? पाचन की क्रिया बोल देंगे। ठीक है, और इस क्रिया को पूर्ण करने में जिन जिन अंगों का प्रयोग होगा उन अंगों को मिलकर ही तो एक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जो जो अंग होते हैं उन सभी को हम क्या बोल देंगे? पाचन तंत्र बोल देंगे। ठीक है, पहला। फिर हम बात करेंगे पाचन तंत्र के प्रकार। तो पाचन तंत्र को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से उसको 2 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इसको? 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में। पहला कौन सा है? आहार नाल। आहार नाल कौन सी? ये देखो, यहाँ गले से लगाकर ये वाले अमाशय वाले भाग तक जो आता है उसी को हम क्या बोल देंगे? आहार नाल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आहार नाल बोल देंगे। ठीक है, और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियाँ। क्या? पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, ये सब किस में भाग लेते हैं? पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में? आहार नाल के बारे में। ठीक है, आहार नाल। तो आहार नाल क्या है? यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक चलती है। कहाँ तक जाती है ये? गुदा तक जाती है। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ होती है? तो प्रारंभ होने की क्रिया कहाँ है? मुख गुहा। हम खाना कहाँ से खाते हैं? मुख से खाते हैं। तो ये मुख गुहा से चालू होकर कहाँ ख़त्म होती है? ये गुदा द्वार तक ख़त्म होती है। ध्यान रखना इसको। ठीक है, क्या पढ़ा हमने इसके बारे में? यह मुख गुहा से आरंभ होकर गुदा द्वार तक चलती है। ठीक है, पाचन के समय भोजन आहार नाल में रहता है। पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है? आहार नाल में रहता है। और
आहारनाल मतलब ये गले से लगाकर जो हथेलियों वगैरह को पूरे भागों को मिला दो तो ये आहारनाल बनता है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है नॉर्मल। कितनी होती है? 32 फीट। आहारनाल के अंतर्गत कौन कौन आता है? मुख गुहा आ जाती है, ठीक है, ग्रास नली आ जाती है, अमाशय आ जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा द्वार आदि आते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला बताओगे, पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख गुहा से। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली क्या है? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, अमाशय पेट को कहा जाता है, छोटी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, इन सभी को मिलाकर ही तो एक आहारनाल पूर्ण होती है, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों को। ये पहला प्रकार है, पहला भाग इसका, किसका? पाचन तंत्र में। दूसरा है पाचन ग्रंथियाँ होती है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है, एंजाइम्स का निर्माण करती है। कौन? पाचन ग्रंथियाँ, ठीक है। किसका निर्माण करती है? भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। कौन? पाचन ग्रंथियाँ। ध्यान रखना, पाचन ग्रंथियों का काम क्या? तो भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करना। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय आते हैं। पाचन ग्रंथि के अंतर्गत कौन आता? लार ग्रंथि आती है, यकृत मतलब लीवर, पित्ताशय स्प्लीन, ठीक है, और अग्नाशय, ठीक है, पैनक्रियाज, ये आते हैं, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पाचन ग्रंथियों में कौन कौन? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और पित्ताशय, अग्नाशय, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, मलाशय और गुदा, ये आहार नाल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, डन। आगे है पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखना, जैसे मान लो भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुख गुहा से कैसे चालू हो जाती है? जब तक पेट में भोजन नहीं जाएगा तब तक अपने को भूख समाप्त नहीं होती। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप 2 दिन के भूखे हैं, आपको खाना मिल गया, लेकिन जैसे ही आप खाना का पहला निवाला तोड़ के मुंह में रखोगे, इतने में आपको राहत की एहसास होगी। तो ये राहत की एहसास कहाँ से चालू होती है? मुख गुहा से ही चालू होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि पाचन की जो क्रिया है प्रारंभ होने की, ये कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख गुहा से ही चालू हो जाती है, ठीक है। मुख गुहा के अंदर भी टाइलिन होता है, माल्टोज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख गुहा से। और पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण किया जाता है सिर्फ। पाचन की क्रिया जो भी पोषक पदार्थ होते हैं ये सारे छोटी आंत तक पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन जो पानी बच जाता है उस पानी का अवशोषण कहाँ किया जाता है? बड़ी आंत के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में, ठीक है। बक्कल कैविटी, ठीक है, कि हमारे मुख में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये है हमारे मुख की आकृति। क्या है ये? मुख की आकृति है ये पूरी, ठीक है। इस प्रकार से पूरा बना हुआ है ये मुख गुहा, ठीक है। ये ऊपर के लिप्स है, ये होठ, ठीक है। ये नीचे के होठ हो गए, ठीक है। ये हमारी जबान हो गई, ठीक है, जबान हो गई, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग तालू हो गया, ठीक है। ये हमारे दांत हो गए। क्या हो गए? दांत। इनके बारे में भी हम आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ये दांत के प्रकार की अगर बात करें तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार होते हैं दांत के, ठीक है। ये साइड के तिकोने वाले जो होते हैं, सॉरी सामने के ये जो भाग होते हैं, ये इंसाइजर मतलब भोजन को काटने वाला, को काटने का काम करता है, ठीक है। और ये जो कैनाइन्स होते हैं ये पीसने का काम करते हैं। किसको? पीसने का काम। इनके बारे में अपन और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मुख की आकृति इस प्रकार की होती है। हाँ, आप लोगों ने भी अपना अपना मुख देखा होगा कभी न कभी शीशे के अंतर्गत, ठीक है। तो स्टार्ट करते अपन मुख गुहा या बक्कल कैविटी के बारे में। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन की क्रिया अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है, ठीक है।
मुख गुहा एक कैसी जगह होती है, खाली जगह होती है जिसमें क्या क्या पाया जाता है, जीभ होती है, ठीक है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि मुख गुहा के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, तो कितनी आएगी, 3 जोड़ी। या प्रश्न ऐसा पूछ ले कि मुख के अंदर कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो 6 तथा 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। मुख के अंतर्गत क्या, एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि और 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तुम लोग बोलते हो ना कभी कि मैं तुम्हारी 32 ही गिरा दूंगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो ये वही 32 ही है, ठीक है। हम बात करेंगे लार ग्रंथि, स्लाइवा ग्लैंड, ठीक है। तो ये लार ग्रंथि के बारे में अगर हम देखें तो क्या है कि लार ग्रंथि से लगभग प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्रावन होता है। हमारे मुख में जो लार आती है ना, लार, ये एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर के लगभग निकलती है, और इतनी निकलना भी चाहिए जिससे हमारे पाचन तंत्र अच्छा बना रहे, ठीक है। अगर इसमें कमी हुई तो कहीं ना कहीं पाचन तंत्र भी हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, ध्यान रखना, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। कितने, 4 एंजाइम, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्पेज और म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा निकलता है, टाइलिन एंजाइम निकलता है। कौन सा निकलता है, टाइलिन निकलता है, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। खाने के साथ जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी चीज़ें आती है, इकोलाई वगैरह सारी चीज़ें आती है, गंदगी आती है, उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम का, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है कोशिका के अंतर्गत। इसमें भी लाइसोजाइम लिखा हुआ, लाइसोसोम और लाइसोजाइम, ठीक है। ये लगभग एक जैसे ही नाम है। ये एंजाइम होता है और ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है। टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम, ये स्टार्च को या मंड को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है ना। स्टार्च को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है कौन, टाइलिन तथा डाइस्पेज, ठीक है। और म्यूलिन का काम क्या है, म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है, लसलसा बनाता है, ठीक है। जो लार होती है ना, और लार को मिलाने का काम करता है, जिससे उससे निगलने में आसानी हो। किसको, भोजन को, भोजन को निगलने में आसानी प्रदान करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, म्यूलिन। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है, टाइलिन और डाइस्टेज ये कार्बोहाइड्रेट में बदलता है स्टार्च को, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइसोजाइम का काम क्या, तो लाइसोजाइम का काम है क्या, क्या काम है, तो लाइसोजाइम का काम है ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। और टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम का काम होता है मंड या शर्करा, स्टार्च को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदलना। म्यूलिन का काम होता है भोजन को चिपचिपा या लसलसा बनाना, जिससे उसको आसानी से निगला जा सकता है, ठीक है। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती है, हमने देखा, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड, कौन सी होती है, पेरोटिड। पेरोटिड ग्रंथि जो है ये सांप में भी पाई जाती है, जहाँ पर ये विष को इकट्ठा करता है, ध्यान रखना, ठीक है। मानव में भी पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि, तो पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती है, जिसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पेरोटिड होती है, पेरोटिड। और उससे छोटी सब मैंडिबुलर, ठीक है, और सब लिंगुअल, ये 3 ग्रंथियाँ होती हैं, इनके नाम याद रखना, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। जब पेरोटिन ग्रंथि, लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाती है, जिसे गलसुआ, मम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मम्स कहा जाता है, ठीक है। सूजन आ जाता है, क्या आ जाता है, सूजन। तो सूजन आने से गला फूला फूला सा दिखता है, जिसे क्या कहा जाता है, गलसुआ या मम्स कहते हैं, ठीक है। कौन सी ग्रंथि में सूजन आती है, पेरोटिड ग्रंथि में। किसके कारण, विषाणु, वायरस के कारण, ठीक है, वायरस के कारण सूजन आता है इसमें, ओके। ये यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ, देखो रिमार्क,
सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड या जहर की थैली का कार्य करता है, मतलब जहर को जमा करने का काम करता है। ठीक है, हम बात करेंगे दांत की, टीथ। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांत में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दांतों का निर्माण 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है। कितना? 85% काई का योगदान? कैल्शियम फास्फेट का। 10% योगदान कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के लिए एच बीच में जुड़ जाता है। ठीक है, शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है। ठीक है, 80% योगदान कैल्शियम फास्फेट, 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ कैल्शियम क्लोराइड होता है। दांतों को टूट फूट में क्लोरीन का सर्वाधिक हाथ होता है। क्लोरीन के कारण हमारे दांत कैसे हो जाते हैं? कट जाते हैं। जैसे ये वाला भाग है, ये वाला भाग, तो इसके ऊपर जो ये जो कवच दिख रहा है ये, ठीक है, ये इनेमल है, तो ये इनेमल को सड़ाने का काम करता है। कौन? फ्लोरीन। समझ में आई बात? इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, मानव दांत 2 परत होते हैं। मानव दांत के कितने परत होते हैं? 2 लेयर होती है। एक ये बाहरी लेयर और एक ये इंटरनल वाली लेयर। ठीक है, बाहरी भाग को इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। जबकि आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। आंतरिक भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांत का इनेमल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग की अगर बात करें तो वो दांत का इनेमल, लेकिन सबसे कठोर हड्डी की अगर बात की जाए तो वो जबड़े की हड्डी होती है। हड्डी और भाग में अंतर है। भाग शरीर का कोई सा भी भाग जिसे हम इनेमल कहते हैं, ये सबसे कठोर होता है। लेकिन अगर हड्डियों की बात करें तो हड्डियों की बात करें तो ये जबड़े की हड्डी, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इनेमल दांत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया। अगला देखते हैं मानव के दांत के प्रकार। तो मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मैंने बताया था इंसाइजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसाइजर, सीजर देखा होगा। सीजर का मतलब होता है काटना, तो ये काटने वाले होते हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं? कृतक कहलाते हैं। इसे नोज टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोज टीथ। ये नाक के जस्ट नीचे वाले होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? नोज टीथ कहा जाता है। ठीक है, यह भोजन को काटने में काम आते हैं। भोजन को काटते हैं। सबसे पहले भोजन, जैसे हमने रोटी का टुकड़ा रखा था, उसको काटने का काम किसका? तो इंसाइजर। मानव में इनकी संख्या 4 + 4, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे 4 दांत होते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। टोटल कितने होते हैं इंसाइजर? 8 होते हैं। शाकाहारी जानवरों में इंसाइजर कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। शाकाहारी जो पत्ते वत्ते खाते हैं, मांस मछलियाँ नहीं खाते हैं। ठीक है, दूसरा है केनायंस। इन्हें कहा जाता है रदनक। हिंदी में कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, तो इन्हें कहा जाता है रदनक। ठीक है, इसे आई टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकदम आँखों के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में होते हैं। ठीक है, आँखों से जुड़े होते हैं। ये मतलब जुड़े हुए नहीं होते, उसके डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इन्हें आई टीथ कहते हैं। यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये यहाँ पर लिखा है फाड़ने का काम करता है। ठीक है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। मानव में इसकी संख्या 2 + 2, एक साइड 2 और दूसरे साइड 2, 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मांसाहारी जानवर में केनायन अधिक नुकीला होता है। किसमें? मांसाहारी जानवरों में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद बात करते हैं हम प्रीमोलर अग्रचवर्णक। ठीक है, इसे चिक टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गालों के जस्ट पास में होते हैं। ठीक है, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। किसका? अग्रचवर्णक का, प्रीमोलर का। ठीक है, ये भोजन को चबाते हैं,
ठीक है, जिसको तुम दाढ़ बोलते हैं, ये वही चीज़ है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। कौन सा? प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीमोलर किस में नहीं पाया जाता, तो बच्चों में नहीं पाया जाता। वयस्कों में इसकी संख्या 4+4, 4 ऊपर 4 नीचे वाले जबड़े में होती है। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोलर या चवर्णक की। ठीक है, ये अग्र चवर्णक है, ये चवर्णक है। ठीक है, ये आगे के भाग हैं। ठीक है, ये पीछे वाले होते हैं। इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है। इसका भी कार्य भोजन को चबाना होता है। बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। वयस्कों में इनकी संख्या कितनी होती है? 6+6 टोटल 12 होती है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक मोलर की संख्या अधिक होती है। ठीक है, इनकी संख्या हमने देखी कितनी होती है? 8 होती है। केनायन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और मोलर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो इन सब में सबसे सर्वाधिक संख्या में कौन पाया जाता है? तो मोलर की संख्या होती है। ठीक है, ओके, डन। यहाँ पर कुछ रिमार्क लिखे। बच्चों में प्रीमोलर का पूर्णतः अभाव रहता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं, है ना। और दूध के दांत 12 की अवस्था तक होते हैं। ठीक है, कब तक होते हैं? 12 वर्ष की उम्र तक होते हैं। उसके बाद ये पूर्णतः टूट जाते हैं। क्या करते हैं? टूट जाते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20 + 32 52 दांत होते हैं। एक बार 20 आते हैं शुरुआत में, ये गिरने के बाद वापस 32 आते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 52 हो जाता है। ठीक है, पक्षियों की चोंच दांत का ही एक रूपांतरित रूप होता है। ध्यान रखना, पक्षियों की में है ना, पक्षियों में दांत पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं, उनकी चोंच को ही क्या कहा जाता है? दांत कहा जाता है। ठीक है, हाथी का बाहरी निकला हुआ दांत उनके ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसाइजर होता है, दूसरा इंसाइजर कहलाता है। ठीक है, तो ये डेंटल फार्मूला होता है ICPM, इसको ध्यान रखना। 21-23 ICPM 21-23 वयस्कों में, और 2102 ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है? तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता, हमने देखा उसमें। ठीक है, और पुरुष देखो, वयस्क में 3-3 पीछे वाले दांत हैं और बच्चों में 2-2 हो गए, मतलब बच्चों में 1-1 दांत कम हो जाता है। ठीक है, ये वयस्कों में, तो वयस्कों में जो एक अक्लदाढ़ निकलती है ना, दोनों साइड से 1-1, वो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, ये अंतर है इन दोनों में। इसमें 3-3 है और इसमें 2-2 है। इसमें 3-3, इसमें 2-2 है। ठीक है, इसमें प्रीमोलर 2-2 है, इसमें प्रीमोलर है ही नहीं। ठीक है, दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़े के दांत नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़े का होते हैं, 44 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 44 दांत। सर्वाधिक दांत स्तनधारियों में होते हैं, किसमें? सूअर में और घोड़ा में। कितने होते हैं? 44 दांत होते हैं। मच्छर के 47 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 47 दांत होते हैं। जबकि गाय भेड़ में 32 दांत होते हैं। गाय और भेड़ के मनुष्य के बराबर होते हैं। ठीक है, ग्रास नली। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ग्रास नली के बारे में। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। कौन? ग्रास नली। ठीक है, ओसोफेगस कहा जाता है इसे। ठीक है, ये वाला भाग, इसके बारे में पढ़ रहे अपन। ठीक है, यह नली के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, सिर्फ भोजन जाता है। उसके बाद बारी आती है अमाशयीय स्टमक की। यह थैलीनुमा आकृति होती है, ये वाला भाग। ठीक है, थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। संग्रहित भी करता है और पाचन की क्रिया भी होती है। कहाँ? अमाशय में। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया, कार्डियक, फंडिक तथा पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक सबसे पहला कौन सा? कार्डियक। ये वाला भाग कौन सा? ये ग्रास नली से ऐसे भोजन यहाँ पर आता है। सबसे पहले कहाँ जाता है? ये
कार्डियक में जाता है, और कार्डियक के बाद कहाँ जाता है, ये बीच वाले भाग में फंडिक में जाता है, ठीक है। और फंडिक के बाद अंतरिम वाला भाग कौन सा है, पाइलोरिक है। ये कौन सा है, पाइलोरिक। और जहाँ से अगले पाइप के माध्यम से जहाँ बाहर निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। अमाशय के को 3 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं हम, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। डन। आगे देखते हैं, पाइलोरिक के बारे में देख रहे हैं हम। कार्डियक से HCl निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। मुख गुहा में टाइलिन भोजन के साथ मिक्स होता है। अब ये टाइलिन भोजन के साथ मिक्स होकर अमाशय में आ जाता है, तो वहाँ पर कार्डियक HCl निकालता है और टाइलिन को ख़त्म करने का काम करता है सॉरी, और कीटाणुओं को मार देता। कौन, HCl। HCl का काम भी क्या है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है। यह भोजन को अम्लीय बना देता। कैसा बना देता, अम्लीय। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है HCl। ये एक प्रकार का अम्लीय होता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। बैक्टीरियाज को मारता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कौन, HCl, ठीक है। फंडिक बीच का भाग होता है, हमने अभी बात करी। फंडिक कौन सा भाग, बीच वाला भाग, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको देखा, ये वाला भाग था, ये वाला भाग था और ये वाला। तो हम किसके बारे में देख रहे हैं, फंडिक के बारे में, जिसे कांटेनुमा रचना पाई जाती है। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उसमें बीच में किसी आकृति बनी हुई थी, ये कांटेनुमा संरचना पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कांटेनुमा संरचना होती है जिसे रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। भोजन को रोक कर रखने का कार्य करते हैं। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। रूजी के बारे में पढ़ रहे अपन, किसके बारे में, रूजी के बारे में। जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं और खाली पेट होता है तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। अपन बोलते हैं ना, पेट में चूहे दौड़ रहे, पेट में चूहे दौड़ रहे। ये पेट में चूहे नहीं, ये रूजी होती है जो हमारे फंडिक वाले भाग में पाई जाती है, जो खड़ी हो जाती है। कांटेनुमा संरचना होती है जो हमको चुभने लगती है, तो हम बोलते हैं उसको पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है, रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदलने का काम करता है। रेनिन नाम का प्रोटीन होता है एक प्रकार का। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये दूध को दही में बदलता है, अर्थात दूध को पचाने का काम रेनिन का होता है। यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैल्सिनेट में बदल देता है। हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को, कौन से प्रोटीन को, केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदलता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अच्छा, पेप्सिन का काम क्या, रेनिन का काम दूध को पचाना और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। भोजन अमाशय के बाद कहाँ चले जाता है, छोटी आंत में। भोजन अब काइम का रूप ले चुका है। काइम मतलब एक लसलसा पदार्थ बन जाता है, ठीक है, जो बड़े बड़े टुकड़ों से टूटकर एकदम महीन कणों में और लसलसा, जहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स मिल जाते हैं, हार्मोन्स एंजाइम्स मिल जाते हैं, HCl मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिलने के कारण ये कैसा बन जाता है, काइम का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ आता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, यहीं पर होगा। कहाँ पर होगा, छोटी आंत में होगा। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला है पक्वाशय। कौन सा है, पक्वाशय, ठीक है, कौन सा है, पक्वाशय। और दूसरा है जेजुनम, जेजुनम के है। दूसरा कौन सा है, जेजुनम है। और तीसरा है इलियम, है ना। तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग कौन सा,
छोटे आंत का सबसे पहला भाग कौन सा? तो ड्यूडेनम। कौन सा होता है? ड्यूडेनम या पक्वाशय। और छोटी आंत का सबसे अंतिम वाला भाग कौन सा? तो इलियम होता है। कौन सा है? इलियम होता है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है लीवर या यकृत। ठीक है, लीवर या यकृत, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। इसका भार लगभग 1.5 किलो का होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण स्वयं कर लेती है। अगर लीवर का कोई सा भाग खराब हो जाता है तो ये अपने आप वापस रिकवर कर लेता है। ठीक है, विकसित कर लेता है। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन की जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है? लीवर में होती है। ये तुरंत अपनी लीवर को वापस से सुधार लेता है। ठीक है। यकृत में पित्त या बाइल जूस निर्मित होता है। लीवर में कौन सा जूस बनता है? लीवर में कौन सा जूस बनता है? पित्त रस या बाइल जूस बनता है। और अमाशय में कौन सा जूस बनता है? अपन ने अभी देखा, जठर रस बनता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बनता है। अगला आता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त रस आकर जमा होता है। यकृत जो रस बनाता है वो कहाँ लाके जमा करता है? पित्ताशय में जमा करता है। ठीक है, कहाँ लाकर जमा करता है? पित्ताशय में आकर जमा करता है। ठीक है, इसमें पित्त रस का निर्माण नहीं होता है। इसमें पित्त रस का निर्माण नहीं होता। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय कहाँ रहता है? यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना पथरी, पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता पथरी, तो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। हाँ, कभी भी पथरी हो ना तो उसका इलाज पहले ही करवा लेना चाहिए, नहीं तो अगर ये गॉल ब्लैडर में बनने लग गया तो उसको निकाल कर फेंकना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये जान ले लेता है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायता करता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायता करता है। पित्त भोजन को सारी बनाता है। कैसे बनाता है? क्षारी। अभी तक अम्लीय भोजन बन रहा था क्या? जहाँ पर अमाशय में क्या होता है? HCl मिलता तो अम्लीय हो जाता, जैसे ही नीचे आता है तो ये कैसा बन जाता है? क्षारी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पित्त क्षारी होता है। पित्त रस का pH मान 7.8 से 8.5 तक होता है। यह पित्त भोजन कायम में उपस्थित वसा को तोड़ देता है ना। पित्ताशय जो है कायम में जो उपस्थित फैट होता है, वसा होता है, उसको तोड़ने का काम करता है, जिस क्रिया को पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये हमारा अमाशय है। अमाशय से भोजन नीचे आया तो यहाँ पर ये हमारा लीवर बना हुआ है। लीवर के जस्ट नीचे पित्ताशय होता है। ठीक है, ये पेट है, ये आहार नाल है, ये अग्नाशय है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कहाँ जाता है? ये छोटे आंत में आ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अगला देख रहे अपन 9वां, पक्वाशय या ग्रहणी। ये क्या है? ठीक है, इसके बारे में देख रहे अपन। यह छोटी आंत का पहला भाग है। ठीक है, किसका? छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? पक्वाशय या ग्रहणी या ड्यूडेनम। ठीक है, अमाशय के बाद भोजन कायम ग्रहणी में आता है। कहाँ आता है? पक्वाशय में आता है, जहाँ उसमें पित्त मिलता है, पित्त रस मिलता है, वह क्षारी बना देता है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं होता, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला कैलोसिस्टोकाइनिन और सिकैरिन। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? हार्मोन्स पाए जाते हैं 2 प्रकार के, कैलोसिस्टोकाइनिन और सिकैरिन पाया जाता है। ठीक है, कैलोसिस्टोकाइनिन यह पित्ताशय के पित्त रस निकालता है या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सारी हो सके। ये पित्त रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। सिक्रेटिन यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस या पैनक्रियाई जूस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? ये उत्तेजना पैदा करते हैं किसी भी चीज़ को स्रावित करने के लिए। ठीक है,
उत्तेजना पैदा करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। रिमार्क दिया है यहाँ पर, अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन में के सभी अवयव को पचा देते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है एमाइलेज होता है और एक लाइपेज होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदलता है, और एमाइलेज का काम होता है स्टार्च मंड को शर्करा में तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट में, और लाइपेज यह पित्त द्वारा पाइसीकृत इमल्सिफाइड वसा को तोड़कर ग्लिसराइड या वसी अम्लों या फैट्रिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, इसमें ट्रिक है, एंजाइम आमाशय में एंजाइम पूर्ण एंजाइम अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पच जाता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है ये। ठीक है, एक है LAT लेट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, इसको याद रख लेना। जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ये कौन सा है? ये छोटी आंत का अंतिम वाला भाग है। ग्रहणी और बाद भोजन जेजुनम में आता है। ग्रहणी के बाद उसके बाद भोजन कहाँ आता है? जेजुनम में आता है। जेजुनम के बाद इलियम में आता है और इलियम में पूर्ण पाचन हो जाता है इनका। ठीक है, ओके। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन ई का निर्माण भी होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम या मलाशय। ठीक है, 3 भागों में। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट के दाहिनी ओर होता है ना, ये चीज़ें याद रखना। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है? सीकम में करता है। सीकम पेट के दाहिनी ओर होता है, जिसमें नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स जो शरीर का अपेंडिक्स का शरीर में कोई भी काम नहीं होता, ये यूजलेस होता है। ठीक है, अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। यह सेल्यूलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग माना जाता है, सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है, लेकिन हमारे शरीर में कोई भी पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेता। इसलिए हम स्टार्च वाली चीज़ें या काइटिन वाली चीज़ें खाते हैं, खास करके काइटिन वाली चीज़ें खाते हैं, तो हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता है। ठीक है, आगे रिमार्क में देखिए, वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता है। अवशेषी अंग जैसे अपेंडिक्स हो गया, थर्ड मोलर हो गया, जो अक्लदाड़ जिसको बोलते हैं, प्रीमोलर, पिन्ना, कर्ण पिन्ना, त्वचा के बाल, है ना, ये इनका कोई ज़्यादा काम नहीं होता। कबाल के वैसे भी दस्त रोकने का काम करते हैं। ठीक है, जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलन में ही म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस का निर्माण कहाँ होता है? कोलन में होता है, जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्था में पूर्ण होती है। पहला, अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को निगलने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। मुख गुहा में रखते हैं हम, मुख गुहा में चबाने के बाद उसको निगल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पाचन की क्रिया, भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन की क्रिया होती है। तीसरा है अवशोषण, पचे हुए भोज्य पदार्थ को कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे अवशोषण कहा जाता है, मतलब जो पोषक तत्व हमारे खाने में से निकलते हो। उसके बाद आता है स्वांगीकरण। ठीक है, एसिमिलेशन, पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया। भाई जो पचा हुआ भोजन होता है उससे ऊर्जा मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। और उसके बाद मल परित्याग, पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया मल परित्याग कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पाचन का वीडियो आज। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और इसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत।